तो भाई पिछले क्लास में हम लोगों ने ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया सही तरह से, और मैंने डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, छोटे ही सही लेकिन वो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स। और एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था करने के लिए, तो कुछ लोगों ने किया और कुछ ने नहीं किया, कोई बात नहीं, बाकी मैंने देखा ठीक था। एक बार मैं बस उसका सॉल्यूशन शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर। वो क्वेश्चन क्या था सुन लीजिए। सपोज कर लीजिए आपके पास आपका एक सर्कुलर पाथ है, और ये उस सर्कुलर पाथ का क्या था सेंटर, और मैंने यहाँ पर से दो डायमीटर ड्रॉ कर दिए थे। ये आपका पहला डायमीटर था और ये रहा आपका दूसरा डायमीटर, और मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और मैंने इसका नाम कर दिया था O, इस पॉइंट का नाम था A, इस पॉइंट का नाम था B, इस पॉइंट का नाम था C, और इस पॉइंट का नाम था D। और मैंने इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछे थे? मेरा क्वेश्चन था फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपसे पूछा था कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर कोई पार्टिकल, सवाल नंबर 1, ए से स्टार्ट करके बी तक जाता है तब, यानी कि वो ए से शुरू करे और कहां तक जाए बी तक, तब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। नंबर 2, दूसरा सवाल था अगर आपका पार्टिकल ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक जाता है। नंबर 3, तीसरा जो सवाल था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, उसके अंदर बोला गया था कि अगर पार्टिकल ए से बी तक, बी से सी तक और फिर सी से डी तक जाए। और नंबर 3 के बाद नंबर 4, अगर आपका पार्टिकल या आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड देन डी टू ए जाए। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से पूछे थे लास्ट क्लास में। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है, एक बार समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखिए जरा, यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए। देखिए अगर हम सिंपल वैल्यू देखें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1, इसका आंसर ए से बी तक। अगर भाई आपका कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके बी तक जाता है, इसका मतलब ए से शुरू किया और बी तक गया, तो जो डिस्टेंस होगा वो ए से बी तक ही होगा। तो आप ऐसे में अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो आप यहां लिख लीजिए डी आई एस टी, ये शॉर्ट में मैं डिस्टेंस के लिए लिख रहा हूं। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा ए बी, यही तो डिस्टेंस होगा। अब देखो ये ए बी के चक्कर में ना कई बार बच्चे ये भी गलत समझ सकते हैं कि कहीं इससे तो डिस्टेंस नहीं बोल रही है, तो नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो पता कैसे चलेगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं? इसलिए मैं इसके ऊपर ना इस तरीके का निशान डाल दूंगा। ये आर्क का निशान होता है, इससे लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये इस लाइन की बात नहीं कर रही है, इस ए बी की बात। तो अब मुझे बस यही डिस्टेंस पता है, तो मैं बस इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां पर आप देख लीजिए। एक बात बताइए, मैंने कल की क्लास में कहा था इस सर्कल का रेडियस जो है वो कितना है, कैपिटल आर। मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल सर्कल का जो सरकमफेरेंस है पूरे सर्कल का वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसका सरकमफेरेंस जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर। लेकिन अगर मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस निकालना है तो आप बोलोगे पूरे सर्कल के 4 हिस्से हो रखे हैं, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका मतलब इससे अगर आपको निकालना है तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसका 1/4 जो होगा वही तो इसकी वैल्यू दे देगा, और आप इसमें 2 से इसको कट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आएगा, दैट इज पाई आर अपॉन 2। तो ये मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया ए से लेकर के बी तक। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है तो मैं यहां लिख देता हूं डी आई एस टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में मैं सीधा ए बी लिखूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का मैग्नीट्यूड, शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस। ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी तक का, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। और अगर मुझे ए बी को कैलकुलेट करना है तो मैं एक काम करता हूं, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर, इसका मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। आप पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूं तो देखिए जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है OA, तो मैंने यहां पर लिख दिया OA स्क्वायर, प्लस में ये आपके पास क्या है OB, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया OB स्क्वायर। और अब आप इसके अंदर जो भी वैल्यूज पता है पुट कीजिए। OA जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर, OB भी R स्क्वायर, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √2R स्क्वायर। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं √2R। तो ये आपके पास पहला वाला सवाल का जवाब मिल गया कि ये डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर। इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7। अब देखिएगा जरा इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि आपका ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैं सीधा बोलूंगा डिस्टेंस अगर निकालना है तो ए से पहले बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, और मैंने इस तरीके से निशान डाल दिया, ये हो गया फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो आप इसमें चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी सी और इसके ऊपर ऐसा निशान डाल दीजिए, ये आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो इस बार आप चाहो तो बोल सकते हो कि पूरी लेंथ अगर देखी जाए तो वो कितनी है, तो वो है जी 2 पाई आर। लेकिन ये वाली लेंथ तो इस पूरे की क्या है, आधी, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि मुझे उसका आधा मिल सके, और यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, पाई आर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ए से लेकर के सी तक आने में जो डिस्टेंस तय किया गया दैट इज। अब इसी तरीके से मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब ए से लेकर के सी तक, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, दैट इज ए। और अगर आपको ए से सी तक निकालना है क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज ए ओ प्लस ओ सी, कोई बात नहीं, ए ओ प्लस ओ सी लिख दिया मैंने इसको। अब ए ओ की वैल्यू कितनी है, आर, ओ सी की वैल्यू भी कितनी होगी, आर, क्योंकि ये भी रेडियस है। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2r, तो ये रहा डिस्टेंस, और ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक इसी तरीके से अगर हम नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 तीसरे केस में, तो तीसरे केस में हमसे कहा गया कि आपका ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, और फिर सी से डी तक गया। इसका मतलब फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, और आप कह रहे हैं कि चलिए बताइए डी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं इसका। तो ये रहा डिस्टेंस, देखिएगा जरा ध्यान से। आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप बोलेंगे सर पहले तो ए से बी तक का डिस्टेंस लेंगे, फिर प्लस में आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, फिर आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम सी टू डी तक, मतलब सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस। तो अब आप बस इनको जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाए। तो कैसे पता चलेगा, ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, कितनी है, पाई आर अपॉन 2। तो आप बोलोगे सर ऐसे में ए बी की वैल्यू पाई आर अपॉन 2, बीसी भी उतना ही होता है, सीडी भी उतना ही होगा। इसका मतलब इन सभी की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दैट इज पाई आर बाय 2। यहाँ पर भी पाई आर बाय 2, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे पाई आर अपॉन 2। और जब आप 1 पाई आर बाय 2, 2 पाई आर बाय 2, 3 पाई आर बाय 2, तीन तीन है और तीनों को जोड़ेंगे तो आप इसको लिखेंगे क्या, 3 पाई आर बाय 2। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। और अगर मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से स्टार्ट किया और कहां पहुंच गए, सी तक। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो एडी आपको निकालना है, तो दिस इज एडी, और एडी निकालने के लिए मैं फिर से क्या यूज करूंगा, पाई का वर्ग थ्योरम। तो आप लिखेंगे ओए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया ओए स्क्वायर प्लस दिस इज ओडी स्क्वायर। तो अब आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एज दिस, व्हाट इज योर ओए, दिस इज आर, एंड व्हाट इज ओडी, ये भी आर ही होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप इसे ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा रूट 2 आर स्क्वायर, या फिर फाइनली आप इसे लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 2 आर। तो ये हमारे तीन केसेस कंडीशन। अब आपके पास बचा इसका लास्ट वाला पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। इस केस में हमसे क्या पूछा है, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाए, बी से सी तक जाए, सी से डी तक जाए, और फिर डी से वापस ए तक आ जाए, तो बताइए इस केस में कितना वर्क, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई पहले इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब की बार अगर मैं पूछूं आपसे कि डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर यहां से स्टार्ट किया, पूरा घूमा और वापस यहीं पे पहुंच गया, तो जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है उतना ही उसका डिस्टेंस होगा। तो कितना सरकमफेरेंस है इसका, इसका सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, तो यही आपका डिस्टेंस। और अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बड़े ही आराम से बता सकते हैं कि ए से शुरू किया और घूम करके वापस ए पे ही पहुंच गया, तो ए से शुरू किया और ए पे ही पहुंच गया, तो ए ए यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। और ए ए की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है। तो ये सवाल था, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इसे एज अ होमवर्क दिया था। जिनका नहीं हुआ होगा या जिनको कुछ दिक्कत होगी वो आराम से इससे मैच कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पहले ही सेंड कर दिया है।
चलिए भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे सॉल्यूशन तो है ही आपके पास, बस मुझे इस चीज को समझाना है। अब भाई एक बात सुनिए ध्यान से, मैं अभी से कर रहा हूँ, देखो यार एक्चुअल में ना आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो। अब इस फिजिक्स के अंदर, अब वो भी 11th क्लास में, ठीक है, फिजिक्स एक अच्छा खासा सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें बहुत चीजें यूज होती है, मैथ का तो बहुत अच्छा यूज होगा इसके अंदर, केमिस्ट्री की भी कई सारी चीज। हाँ जी बोलिए। सर आपने ए बी के ऊपर ये क्यों लगाया है, मतलब जहाँ पे आपने डिस्टेंस वाला जो ए बी है उसमें आपने ये ये वाला, क्यों लगाया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ओके ओके, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जी एक बात बताता हूँ, ये ना आप लोगों ने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा, मुझे यही लग रहा था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। और एक बात और सुन लो भाई, अगर मान लो कोई चीज ऐसी है जो आपने 9th या 10th में नहीं पढ़ी, और मैं कह रहा हूँ कि तुमने पढ़ रखा होगा ये 9th में या 10th में, तो भाई अब जो बच्चे शर्म के बारे में नहीं पूछेंगे उनकी तो लग गई समझ। क्लियर वे में आप मुझसे पूछ लोगे, मैं ऐसा टीचर बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं आपकी बेइज्जती करूंगा कि तुमने क्या करा क्या नहीं करा, आपको कुछ नहीं आता पूछ लो, क्योंकि जैसे जैसे फिजिक्स का लेवल बढ़ेगा आप लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। ये ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ ये चीज कहते हैं, अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं और बी तक जाते हैं, और मैं आपसे बोलूं कि ए बी मुझे इस रास्ते पर चलना है, ए से लेके बी तक, ध्यान दीजिएगा इस पे, मैंने कहा ए बी के रास्ते मुझे जाना है कहीं, तो अब आप एक बात बताइए, कोई भी बच्चा ये भी तो समझ सकता है कि अच्छा ये ए से बी तक जाना चाहते हैं तो कहीं इस वाली लाइन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस लाइन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ डिस्टेंस निकालने के लिए, मैं इसकी बात तब कर रहा हूँ जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं। इसका मतलब ये क्या था, खाली ए बी लिख देंगे ना, सिर्फ ए बी अगर लिख देंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बस ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन को बोलते हैं ए बी। लेकिन अगर आपको ये बताने की नहीं हम इसकी बात करेंगे, जो आर्क आपको नजर आ रहा है, आपने मैथ की क्लास में भी देखा होगा, इसको हम आर्क बोलते थे, तो ये जो आर्क है ना, इसके ऊपर अगर मैं ऐसा सिंबल लगा दूं तो देखने वाला ये समझ जाएगा कि अच्छा ये जो ए बी है ये इस लाइन के बारे में नहीं बात कर रहे, ये इस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, इस घुमावदार रास्ते की बात कर रहे हैं, तो इस सिंबल का मतलब है कि मैं उस मुड़े हुए रास्ते की बात कर रहा हूँ। और अगर सिर्फ ए बी लिखते हैं इस तरीके से ओनली ए बी, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मैं इस सीधी लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये वाला निशान लगाया। सेम मैंने यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, ए बी सी, और ऐसा निशान लगा दिया, वरना कोई बच्चा ये भी सोच सकता था कि अच्छा ए से बी तक है फिर बी से सी तक ऐसा है, जबकि ए से बी फिर बी से सी, तो मैंने ये निशान लगाने का मतलब ये दिखाया है आपको कि मैं इस वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ, सीधे रास्ते की बात नहीं। बस सर आवाज कट रही है बहुत। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, अब एक बार देखिए अभी भी आवाज कट रही है क्या? सर आवाज नहीं आ रही। ओके एक मिनट रुकिए, मैं जरा चेक कर लेता हूँ, वेट कीजिए। अब एक बार देखिए जरा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके चलिए। सर अभी भी कट रही है। कट रही है आवाज? अरे और बाकी लोग एक बार बताइए जरा, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक आ रही है सर। ओके, तो एक बार आप ना चेक कीजिए, शायद आपके यहाँ से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने अपने यहाँ से नेट की स्पीड वगैरह सब चेक कर लिया, साउंड वाउंड भी यहाँ से क्लियर है। ओके, एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए कहीं नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो, चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ से एकदम क्लियर है। अच्छा देखिए, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही तो आप देख लो, मैं फिर बाद में आपको ये वाली क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, आप फिर देख लेना अगर ऐसी दिक्कत अभी हो रही है तो। अच्छा जी, अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये कहना चाहता था कि हम ना यहाँ पर ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा यूज आपको देखने को मिलेगा, कई जगह पर कैलकुलेशन काफी बड़ी बड़ी होंगी। अब आप ये सोचो कि मैथ के अंदर मैं बिल्कुल बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को साफ साफ सुथरा सुथरा करके दिखा दूंगा और टीचर देख के इस बात से खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने एक एक स्टेप कैलकुलेशन का बहुत अच्छा किया है तो इसको ज्यादा नंबर दूं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ये 11th क्लास है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ते वक्त में अगर आप मैथ की कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप उसको चाहे
बहुत लंबा कैलकुलेट करके दिखाओ या बहुत शॉर्ट में उसकी कैलकुलेशन कर दो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरली ना फाइनल रिजल्ट ही देखा करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 15 इंटू 10689 डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट ऑफ 21 इंटू में 7, और अब आप इसको पूरा काट के दिखाओ कि ये देखो ये आया फिर ये आया, या फिर सीधा इसका आंसर लिख दो जी 101 आ गया। अब टीचर को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने इसकी कैलकुलेशन क्या एक एक स्टेप करके दिखाया। तो याद रखिएगा ये सब कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर टीचर्स जनरली नहीं चेक करते, वो सीधा देखते हैं अच्छा वैल्यूज इसमें पुट कर दी, फिर देखेंगे फाइनल रिजल्ट क्या है। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन फास्ट करने आती है तो आप फास्ट करो, ऐसा मत सोचो कि मुझे स्टेप दिखाने, नहीं। तो आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, बड़े अच्छे सवाल आएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन वाले भी आएंगे, कम कैलकुलेशन वाले भी आएंगे, तो हमें धीरे धीरे थोड़ा बहुत कंसेप्ट कैलकुलेशंस का भी सीखना पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, अब आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फिजिक्स नहीं है, वो प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन वो मैथमेटिक्स कई जगहों पर आपके सवाल की कैलकुलेशन को कम टाइम में करने में आपकी मदद करेगी। तो सुनिएगा जरा ध्यान से कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब जरा, अगर हम यहां से शुरू करें तो एक सिंपल वे में मैं आप लोगों के सामने ना एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं, और मुझे आप लोग ना एक बार उस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वो सवाल करवाऊंगा। देखिए जरा, ये मैंने आप लोगों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा कि ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये रहा एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल जो है वो मैंने बना दिया कितना, 30 डिग्री, और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि ये वाली जो साइड है वो कितनी है, दैट इज 5। इस वाली साइड की लेंथ 5 है, या सपोज कर लीजिए मैंने कहा इस वाली साइड की लेंथ कितनी है, 10√3। आपको ये बताना है कि ये वाली साइड की लेंथ क्या होगी और ये वाली साइड की लेंथ कितनी होगी। एक बार मुझे बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है आपका। करके मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना आया और हाइपोटेन्यूज कितना आया। सर हाँ जी, सर परपेंडिकुलर 30 है, परपेंडिकुलर 30, बेस बेस तो गिवन है ना। परपेंडिकुलर कितना, 10, ठीक है, और सर ये हाइपोटेनियस है 20, ठीक है। चलिए ये सही जवाब दिया आप लोगों ने, लेकिन अब जरा हम बात को अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इस तरह के सवाल हाइट एंड डिस्टेंस में जरूर किए होंगे। अब आप लोगों को मेरे साथ साथ एक काम करना है, और वो क्या है वो आप देख लीजिए। आप लोगों को ये चीज मैं नोट्स में भी दे दूंगा, थोड़ा बहुत लिख करके इसके बारे में बता दूंगा, बट ये चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सवाल करेंगे, तो हम इतना टाइम अगर इन चीजों में निकालने में लगाने लग गए तो सवाल काफी ज्यादा वक्त लेना शुरू करेंगे। हमें अपनी थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी होगी, आगे आपको एंट्रेंस के एग्जाम्स भी देने। अब सुनिए जरा ध्यान से, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 ट्राइंगल्स बना, 3 ट्राइंगल्स। अब ये 3 ट्राइंगल कौन कौन से हैं? सबसे पहला ट्राइंगल मैंने ये बनाया, ये रहा मेरे पास एक ट्राइंगल, सभी को ये नजर आ रहा होगा साफ साफ। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है वो लिखा मैंने 30 डिग्री, इसे मैंने लिखा 1, और इसे लिख दिया √3, और इसे लिख दिया 2। फिर एक और ट्राइंगल यहाँ पर बना रहा हूँ, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, ये रहा एक और दूसरा ट्राइंगल। ये वाला एंगल जो है ये है 45 डिग्री, ये 1, और इसे मैंने लिख दिया √2। और इसी तरीके से एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये रहा मेरे पास एक तीसरा ट्राइंगल,
इस वाले ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 डिग्री, इस जगह पर लिख देता हूँ √3, इस जगह पर लिख दिया 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब देखिए जो ट्राइंगल मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ना, ये ट्राइंगल कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या किया, एक मिनट रुकिएगा जरा। टेक्निकल कुछ आप जरा एक बार देखिए भाई, आवाज क्लियर है सभी के? Yes, sir. आवाज क्लियर नहीं आ रही? Yes, sir. Clear. एक मिनट रुकिए सर। अब एक बार देखिए जरा, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अब सर क्लियर है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा अब भाई जरा बात को ध्यान से और तसल्ली से समझना, ठीक है? देखिए जरा अब मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली देखा कि यार जो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं उसमें आपको जनरली कितने एंगल मिलते हैं? 3 ही तो मिलते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसके अलावा आप इस ट्राइंगल में जनरली और कोई एंगल आपको नहीं मिलता। यही 3 एंगल होते हैं। ऐसा तो नहीं ना यहाँ 0 दिखे आप लोगों को, नहीं, 0 और 90 को छोड़ दो, बाकी 30, 45, 60 ये होते हैं आपके पास। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये क्या चक्कर है, यहाँ 1 या √3 यहाँ 2 कैसे लिखी है? मैंने एक्चुअल में ये देखा कि यार tan 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1/√3। और tan 30 क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर का 1 परपेंडिकुलर की जगह पर लिख दिया और बेस की जगह पर बेस की वैल्यू √3 रखी। इसकी जगह 1, इसकी जगह √3 और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेम मैंने इसके साथ किया, मैंने ये देखा कि यार tan 45 कितना होता है? तो जी वो 1 होता है। अच्छा 1 के नीचे 1 रख दिया, तो फिर से tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू भी 1। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया √2। सेम इसी तरीके से मैंने देखा tan 60 कितना होता है? तो वो होता है √3/1। तो √3 की वैल्यू √3 यहाँ पर रख दिया परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर रख दिया 1 और पाइथागोरस से इसकी वैल्यू क्या निकाल दी? 2 निकाल दी। तो इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल बनाया। आप एक छोटा सा काम कीजिए, बस एक बार बस इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लीजिए। आप इन तीनों ट्राइंगल्स को एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी पर। वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी मैं करने के बाद आपको एक छोटा सा सवाल दूंगा और आप करके मुझे बताइएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। पहले आप समझ लीजिए जरा जो बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है? आप लोगों ने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा सवाल, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। मैं इसी सवाल को उठा रहा हूं, ठीक है? जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि ये मेरा सवाल था, दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला एंगल जो दे रखा है वो कितना है? 30 डिग्री का। और ये वाली जो साइड दे रखी है वो कितनी है? दैट इज tan √3। मुझसे कहा गया इसे फाइंड कीजिए और इसे फाइंड कीजिए, यही। अब आप लोगों को जब ये सवाल मिलता है तो आप ऐसे सवालों में अक्सर क्या लेट कर लेते हैं? आप इसे बोल देते हैं x और उसके बाद आप इस चीज को लिखते हैं कि जी हमने पढ़ा है कि tan थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर x और बेस कितना हो गया? √3। ऐसे लिखते हैं आप। फिर आप बोलते हैं कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू x अपॉन tan √3। फिर √3 से √3 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू क्या आता है? x अपॉन में 10। इसके नीचे 1 रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बोलते हैं सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तभी तो एक बच्चे ने मुझे ये 10 बताया, ऐसे इसको उसने 20 बताया। अब हम देखते हैं आखिर इसको क्या करें, कैसे इसको कम टाइम में कैलकुलेट किया जा सकता है। समझिएगा जरा ध्यान से। आप सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखा है? 30। अच्छा 30 लिखा है, तो 30 के ट्राइंगल में मैंने आपको क्या बोला? ये 1 और ये √3 और ये 2। तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया? 1।
इसकी जगह पर क्या लिख दिया 2 और सर्कल बना रहा हूं जानबूझ करके, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने √3 लिख दिया। अच्छा, जिसे मैंने √3 बोला है वो एक्चुअल में है कितना, सवाल में कितना गिवन है 10√3। तो आप ये बोल सकते हैं ना सर √3 पार्ट की जगह सवाल में दे रखा है 10√3, मतलब √3 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10√3 को, समझिएगा ध्यान से। तो अगर √3 पार्ट 10√3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 10√3 अपॉन √3, ये होता है ना, इससे आप नीचे लाइए √3 से √3 कैंसिल, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो ये 1 ही तो है, तो इसका मतलब ये 1 पार्ट है, तो इसका आंसर कितना हो गया 10। और ये कितना है 2 पार्ट, तो भाई 1 पार्ट अगर 10 है तो 2 पार्ट जो होगा वो कितना होगा 20, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया 20। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो आंसर आप लोग वहां पर ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे उसे आप बस ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैंने फिर भी इस स्टेप को बेकार में नीचे ला करके बढ़ा दिया, मैं इसे ऐसे भी ना लिखने के बजाय सीधा बोल देता √3 से √3 कट गया, सीधा बोलता 1 पार्ट की वैल्यू 10, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये 1 था इसलिए 10 और ये 2 था तो इसलिए कितना आ गया 20 आ गया। एक और छोटा सा सवाल देखते हैं, ये एक सवाल और देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए ये आप लोगों के पास आपका एक छोटा सा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है वो कितना दे रखा है दैट इज 45 डिग्री, और इस 45 डिग्री में हमें ये बता दिया गया इसकी वैल्यू है 20√2, ये इस तरीके से लिख दिया गया। और अब बोला गया चलिए बताइए ये वाली साइड कितनी होगी और ये वाली साइड कितनी होगी। तो अब मैं ये बोलूंगा यार ये तो 45 है, जब भी ये 45 होता है ये दोनों 1 1 और ये √2, तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया और इसकी जगह पर क्या लिख दिया √2। तो पता क्या चला कि यार मेरा जो √2 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20√2 को, तो √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, तो ये भी एक है ये भी एक है। आप बोलोगे सर इसकी भी लेंथ 20 है और इसकी भी लेंथ कितनी होगी 20 ही होगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक और सवाल आप लोगों को करके दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल इस तरीके से गिवन और ये वाला जो एंगल है वो मान लीजिए कितना दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। अब किसी ने मुझसे ये बोला कि ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ 5 है, आपको ये बताना है ये वाली साइड कितनी होगी और ये वाली साइड कितनी होगी। तो मैंने देखा यार ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, जब ये 60 होता है तो ये 1, ये √3 और ये 2, तो मैंने इसको लिख दिया कि ये 1 है, इसको मैंने लिख दिया कि ये √3 है और इसको मैंने लिख दिया कि ये कितना है 2। तो इसको 1 बोल रहे हैं, तो 1 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो भाई अगर एक पार्ट 5 के बराबर है तो √3 पार्ट कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये बराबर होगा 5√3 के। तो 2 पार्ट किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 पार्ट अगर 5 के बराबर है तो 2 पार्ट बराबर होगा 10 के। इसका मतलब √3 पार्ट 5√3 के बराबर है, मतलब ये वाली साइड हो गई 5√3। 2 पार्ट 10 के बराबर है तो ये वाली साइड कितनी होगी 10। अब आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन अभी तो आप कॉपी पे कर रहे हो, अगर आप और प्रैक्टिस कर लोगे या सवालों में इसको यूज करोगे तो आप इसे ओरली भी कर सकते हो। और जब ओरली करोगे तो कई लोग सोच के हैरान होंगे यार ओरली आप इसका जवाब कैसे दे पाते, तो इसमें कोई कुछ भी अलग नहीं है, बस वही चीज थी, मैंने इसे ट्राइंगल पर ला करके फिट कर दिया। अच्छा देखिए मैं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसे यहाँ से रब कर रहा हूँ, मैं इस तरफ करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, दिस इज योर। यहाँ चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही छोटा सा सवाल है। देखिए आप लोगों ने ना, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक सवाल किया होगा 10th क्लास में और वो सवाल कुछ ऐसा था कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराते हैं और आई थिंक आप लोगों को सभी को याद भी होगा ये सवाल कि एक पेड़ जमीन पर खड़ा है या कोई पोल खड़ा है, आंधी या तूफान आया तो पोल का आधा हिस्सा टूट करके जमीन पर गिर गया और जमीन को टच करने लग गया। पोल से या फिर पेड़ की जड़ से, रूट से उस पेड़ के ऊपरी हिस्से का जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ दे रखा होता है, 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर, और फिर बोलते थे बताइए पेड़ की हाइट कितनी है। आई थिंक आप लोगों को ये सवाल याद आया होगा, मैं फिर से आपके सामने एक बार ये सवाल रिपीट कर देता हूँ, क्या है तो सुनिएगा ध्यान से। सवाल में ये कहा गया कि हमारे पास पहले एक पेड़ था वो जमीन पर खड़ा था, या एक पोल था वो जमीन पर खड़ा था। अब ये पोल एकदम से आंधी आने की वजह से यहाँ से टूटा और ये ऊपर वाला हिस्सा टूट करके जमीन पर आकर के गिर गया और वो इस तरीके से आया और जमीन पर आकर के जमीन को यहाँ पर क्या करने लग गया, टच करने लग गया। जब हमने देखा कि वो जमीन को टच कर रहा था तो जहां पर टच कर रहा था वहां जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। और ये बोला गया कि पेड़ का जो ऊपरी सिरा है वो जमीन पे ना यहाँ से कितने डिस्टेंस की दूरी पर टच कर रहा है जी, ये डिस्टेंस हमें दे दिया 10√3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज
10 अंडर रूट ऑफ 3। तो हमसे बोलते थे बताइए इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा जरूर। तो अब अगर आपको इस पेड़ की हाइट बतानी है तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, √3। तो जब भी ट्राइंगल में √3 होगा, ये 1, ये √3 और ये 2, तो आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1। ये आपके लिए कितना हो गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3, और ये आपके लिए कितना हो गया, दैट इज 2। यही तो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप लोग 2 देख रहे हैं, तो ये जो 2 एक्चुअल में है, ये क्या एक्चुअल में यही वाली साइड तो है जो गिर करके यहाँ पर नीचे आ गई। तो आप ये बोलेंगे सर इसको 2 बोलो या इससे 2 बोलो, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, क्योंकि यही वाले पेड़ का यही हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये √3 है, तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा √3 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 √3 को। तो √3 से √3 कट गया, तो आप बोलेंगे सर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। और मैं आपसे बोलूं पेड़ की पूरी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, तो पूरी हाइट जो हो गई वो तो 3 पार्ट के बराबर हो गई। इसका मतलब पेड़ की पूरी हाइट 3 यूनिट्स है। अगर एक यूनिट 10 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 30 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं सर इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 30 मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से ओरली ही इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और दिखता था आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज को और क्लियर कर लेते हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए आप लोगों ने ऐसा भी एक सवाल देखा होगा जिसमें आपको ये बताया जाता था कि मान लीजिए एक पोल है इस जगह पर, बिल्कुल ध्यान देना भाई, यहाँ पर एक पोल है या एक टावर है। इस टावर के ऊपर इस जगह पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी ना नदी में बोट को अपनी तरफ आते हुए देखता है कि उसकी तरफ क्या आ रही है, एक बोट आ रही है। अब वो बोट को जब अपनी तरफ आते हुए देखता है तो पहले बोट इस जगह थी, तब उसने ये देखा कि बोट का इस आदमी ने यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व किया कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फिर उसने ये देखा कि जब ये बोट ना चलते चलते यहाँ तक पहुंच गई, कितना डिस्टेंस कवर करके, मान लीजिए 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया इसने, 100 मीटर और आगे आई बोट, तब इसने इस एंगल को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि अब ये एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है। तो सवाल में ये पूछते थे चलो बताओ कि हाइट कितनी होगी इस टावर की। आप वैसे कुछ भी बता सकते हैं, वैसे तो मैं ये भी निकाल दूंगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जनरली बोलते थे कि चलो बताओ टावर की हाइट क्या होगी। आपने ऐसे सवाल कई बार किए होंगे। तो देखिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, एक सिंपल वे में देखो। सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल पर नजर डालो। आप बोलोगे सर ये जो ट्राइंगल है ये तो 45 डिग्री वाला ट्राइंगल है, तो 45 डिग्री एंगल में ये 1 और ये 1, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और इसकी जगह पर भी क्या लिख दिया, 1, और बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मैंने 1 ले रखा है। ये मैंने जो ले रखा है वो कितना ले रखा है, दैट इज 1। अब देखो मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ना तो इसके बारे में कुछ पूछा है और ना ही हमें कुछ दे रखा है, तो इनको लिखो ही मत क्योंकि ये चाहिए ही नहीं मुझे। अब मैंने इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात की, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर एंगल 30 है तो ये 1 और ये क्या होता है, √3। तो मैंने बोला अच्छा ये 30 है तो ये 1, चलो ये तो 1 पहले से है, और ये पूरा √3 होगा, तो मैं ये बोलूंगा अच्छा इसका मतलब ये पूरा जो है ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया, √3 हो गया। अब आपसे मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर ये पूरा √3 है और ये पूरा 1 है, और मैं पूछूं ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर √3 में से 1 माइनस कर दो, ये बच जाएगा, यही तो होगा। तो आप सीधे तौर पर मुझे ये बोलेंगे सर कि इसका मतलब ये हुआ कि √3 - 1 पार्ट जो है वो किसके बराबर है, वो 100 के बराबर है। √3 - 1 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप बोलोगे 100 अपॉन √3 - 1, और ये जो एक पार्ट है यही तो आपकी हाइट है। बस ये आंसर है आपका, सिर्फ इतना ही आंसर है। बाकी आपको टीचर सिखाते होंगे कि भाई आपको आंसर के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ठीक है आप इसको रैशनलाइज कर देना, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखिए आपका सिर्फ 1 से 2 स्टेप में ही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आपको अगर चेक करना हो तो आप जैसे 10th क्लास में करते थे उसी तरीके से करो और देखो आपको आंसर आपका यही मिलने वाला है एकदम आराम से। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है, सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, हम देखेंगे। और ये चीजें ना आप धीरे धीरे जब आगे के सवाल करेंगे उनमें मैं जगह जगह पर जब यूज करूंगा तब आपको आदत बन जाएगी, हैबिट हो जाएगी कि हाँ सर इसको डायरेक्टली कैसे निकाल पाते हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई, अभी अभी आप जरा याद कीजिए, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो सर्कल वाला क्वेश्चन किया था उसमें बार बार मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा था, और वो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा टाइम ज्यादा लग रहा था।
अब मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाऊंगा और अब मैं इनका इस्तेमाल करके बस एक ही स्टेप में सीधा आंसर लिख दूंगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो √2r आ रहा है या जितना भी होगा वो निकल जाए। तो ये चीजें थी आपको समझाने के लिए, आप एक बार इन चीजों को करके देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे मैं ऐसी और भी चीजें आपको बताता रहूंगा और फिजिक्स में जगह जगह पर हम इनका यूज करते रहेंगे। ठीक है भाई? किसी का माइक ओपन हो गया, कुछ पूछना है तो बोलिए। आप भाई, अरे माइक बंद कर लीजिए भाई अपना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट अब आपने ले लिया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए, अब हम वापस अपनी फिजिक्स पर आ जाते हैं। सुनिए अब ध्यान से। अब हम यहां से इसके आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब सुनते जाइएगा और तसल्ली से समझते जाइएगा। अब हम एक काम करते हैं, वैसे अगर देखें ना तो मैंने आप लोगों को जो चीजें बता दी वो सब कुछ फिजिक्स का बेसिक पार्ट था। अभी फिर से बेसिक ही चीजें चलेंगी। हमारा ये जो चैप्टर है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वैसे अगर देखें ना तो भाई मोशन ना बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन के 2 टाइप्स अभी देखने वाले हैं। बाकी और भी जो चीजें होंगी वो धीरे धीरे आप आगे सीखते चलेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोशन 2 तरह के हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2 तरह के जो मोशन हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक होता है जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है जिसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सुनिएगा जरा ध्यान से, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, किसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। देखो, अच्छा वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, तो यार मैं एक बात बताता हूँ, कई लोग इस वर्ड का यूज ऐसे करते 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 इनके मीनिंग कई तरह से अलग अलग हो गए। वैसे यूनिफॉर्म शब्द का मतलब होता है एक जैसा, एक बराबर, बिल्कुल बराबर, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज कर लीजिए आप कभी मेरे इलाके में आइए और मैं अपने इलाके में आपको लाऊं तो आप बोलोगे सर आप तो बहुत अच्छे एरिया में रहते हो, आपके यहाँ की रोडें जो है वो बिल्कुल बराबर है, एकदम बराबर, एकदम यूनिफॉर्म रोड्स हैं। लेकिन आप कभी मेरे गांव जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे पूरी की पूरी रोड ऊबड़ खाबड़ है। आप बोलोगे सर यहाँ की रोड बहुत खराब है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म रोड है, पूरी की पूरी, कहीं पर गड्ढे ज्यादा है, कहीं पर रोड काफी ऊंची है, कहीं पर रोड काफी नीचे है। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म शब्द का मतलब होता है बिल्कुल एक बराबर, एक जैसा, ये होता है यूनिफॉर्म। तो अब बात सुनिए ध्यान से, तो नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें कोई चीज हमेशा एक जैसी रहती हो, उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते होंगे। अब आप बात ये आती है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है। तो इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करता हो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करता है, सेम डायरेक्शन में, उसी फिक्स डायरेक्शन में, बिना डायरेक्शन को चेंज किए, तो हम इस तरह के ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in uniform motion along a straight line if it covers equal distances in equal interval of time in the same direction या फिर in the fixed direction।
समझिए जरा इस बात को, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपके पास आपकी एक रोड है स्ट्रेट लाइन पर, और इस रोड के ऊपर कोई भी एक कार आगे की तरफ मूव कर रही है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन करते हुए जा रहा है। मैंने शुरुआत में अपनी इस कार को इस जगह पर ऑब्जर्व किया या ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखा, और जब मैंने इसको यहाँ देखा थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट मूव करके आगे चला गया। जब ये आगे गया तो मैंने देखा ये आगे गया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 5 किलोमीटर। और चेक करने पर पता चला कितनी देर में, तो पता चला कि 1 घंटे में इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। मैंने फिर अगले 1 घंटे में इसी को देखा दोबारा से, तो फिर पता चला कि जी अगले 1 घंटे में भी इसने 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय किया। फिर मैंने दोबारा से देखा कि अगले 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया, तो फिर से पता चला कि अगले 1 घंटे में भी उसने 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय किया। ये 1h का मतलब है 1 आवर। और फिर अगले 1 घंटे में भी इसने दोबारा से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मुझे ये पता चला कि यार ये तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो मुझे इसके मोशन को क्या नाम देना चाहिए? दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा नहीं है कि ये मोशन करते हुए सीधा जा रहा है और एकदम से वहां से घूमा और घूम करके दूसरी तरफ आ गया। अगर इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी तो फिर मैं इसे यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहूंगा, तब हम इसका कुछ और नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो अलग अलग तरीके, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे जाते जाएंगे आप इसके बारे में और ज्यादा चीजें जानते रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बोल रहा हूँ, नोट्स में ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से देख लीजिएगा, नोट करने की जरूरत कुछ नहीं है। मैं क्लास के बाद नोट्स अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सुनिए, तो आप क्या कहेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए जा रहा है और अगर वो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करता है, तो हम ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में, अगर वो सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है। इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion along a straight line if it covers equal distances in equal interval of time in the same direction in the fixed direction। उसी सेम डायरेक्शन में, उसी फिक्स डायरेक्शन में, तो हम इसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम एक और मोशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसे अब रख करता हूं। अब हमने डिस्कशन कर लिया यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? किसे कहा जाता है? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अच्छा देखिए, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और उसके आगे मैंने नॉन लगा दिया, तो अब आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा हमेशा एक बराबर। अब नॉन लगने का मतलब जो एक बराबर ना हो। तो इससे साफ साफ देख सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन था जिसमें एक ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय कर रहा था। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस नहीं तय करता, अलग अलग डिस्टेंस तय करता है। तो ऐसे मोशन को आप बोलोगे क्या? दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये रहा एक स्ट्रेट रास्ता, इस रास्ते पर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक कार बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चलती जा रही है। अब मैंने एक कार को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर देखा, मैंने देखा कि पहले 1 घंटे में इस कार ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। फिर अगले 1 घंटे बाद देखा तो अब इसी कार ने अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर के बजाय 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, मगर टाइम कितना? जी वही 1 घंटा। इस बार देखा तो अब की बार इस अगले 1 घंटे में इस ऑब्जेक्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय किया। अगले 1 घंटे में देखा तो उसने फिर से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। तो अब आप बोलोगे सर इस बार जब हम ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हैं तो हमें ये मोशन हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, ये ऑलवेज सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो कभी ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 2 किलोमीटर और कभी 1 घंटे में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा मोशन हो रहा है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस नहीं तय कर रहा। तो आप ऐसे मोशन को क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या था? एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ना तय करे, कभी कम डिस्टेंस कभी ज्यादा, इसका मतलब ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं आप लोगों को, तो सुनिए आप लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में। डेफिनेशन होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in a non-uniform motion along a straight line if it covers unequal distances. It covers unequal distances in equal interval of time. अगर बराबर टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर एक सिंपल शब्दों में हम जरा दोनों को ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको एक बात पता चलेगी। क्या? कि सर वो एक ऐसा मोशन था जिसमें कुछ भी नहीं बदल रहा था, डिस्टेंस भी उतना ही था, टाइम भी उतना ही था और सेम ही डायरेक्शन में चल रहा था। ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बदलाव नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको अगर बोलूं कि यार 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर चला, तो आप बोलोगे सर ठीक ठाक स्पीड है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर सही है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर एक अच्छा खासा डिस्टेंस तय कर लिया। और मैंने बोला यार अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला, तो अगले 1 घंटे में अब 10 किलोमीटर चल गया। मैं बोलूंगा हाँ, तो आप खुद ही बोलोगे इसका मतलब जरूर इस बार इसने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, तभी तो तेज चला होगा, तभी तो उतने ही टाइम में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी स्पीड धीरे थी और यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, और यहाँ पर अगले 1 घंटे में सिर्फ 2 ही किलोमीटर चला। आप बोलोगे सर यहाँ तो बहुत सुस्त पड़ गया, बड़ा आराम आराम से चला होगा, तभी तो 1 घंटे में सिर्फ 2 किलोमीटर। और यहाँ पर फिर इसने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, तभी तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। तो इससे पता लग रहा है कि यार बराबर बराबर टाइम में कभी कम डिस्टेंस तय कर रहा है, कभी ज्यादा। जब इसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया तब जरूर इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, और जब इसने कम डिस्टेंस तय किया तब इसकी स्पीड जरूर कम रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर बार बार स्पीड जो है वो बदलती जा रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी भी चेंज कहते हैं, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। हम वेलोसिटी के बारे में ढंग से जब जान लेंगे तब बात करेंगे। तो इसमें पता लग रहा है कि यार इसमें तो अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है, तो अगर वो अपनी स्पीड बार बार बदलता रहे बदलता रहे बदलता रहे, तो बार बार बराबर टाइम में कभी वो कम डिस्टेंस तय करेगा, कभी वो ज्यादा। लेकिन सेम ऐसा पिछले वाले मोशन में नहीं था। आपने बोला हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया पिछले वाले में यूनिफॉर्म में, तो आप बोलोगे 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में फिर 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में फिर 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस इसीलिए तय कर रहा है क्योंकि उसकी स्पीड बिल्कुल बराबर है, एकदम कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो आप बोल देना कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कोई अगर उतनी स्पीड से चलेगा तभी वो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय कर पाएगा। और अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है लेकिन कभी स्पीड उसकी कम है कभी ज्यादा है, तो आप बोलोगे यार इसकी स्पीड बार बार बदल रही है, ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में काउंट होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट चलता जाए, मैंने कहा क्या कहा, यूनिफॉर्म मतलब हमेशा एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ना हो, बदलता रहे बार बार या बदल जाए बार बार। तो अब आपका ये ऑब्जेक्ट चलता जाए और एकदम से घूम करके यूं मुड़ जाए, तो अब आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म में तो बदलाव नहीं होना चाहिए, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते डायरेक्शन पलट करके यूं आ जाए, तो आप उस मोशन को भी क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने क्या बदल ली, अपनी डायरेक्शन को बदल लिया उसने। तो इसलिए अगर इसने डायरेक्शन भी बदल ली ना, तो भी आप इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे, भले ही ये अपनी स्पीड को कांस्टेंट क्यों ना रखे। अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है तो आप यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, लेकिन बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करते वक्त उसने अपनी डायरेक्शन भी बदल दी ना, तो फिर आप बोलोगे नहीं अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म तो तब होता है जब डायरेक्शन भी वही रहती, बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस भी तय कर रहा था। लेकिन अगर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करे और डायरेक्शन भी बदलना स्टार्ट कर दे, तो मैं ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म नहीं कहूंगा, मैं उसे बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो बार बार अपनी डायरेक्शन को बदलता जा रहा है। आगे जब आप और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, अब आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है सर, समझ में आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। लेकिन हमारी रियल लाइफ में हमें जो मोशन ज्यादातर देखने को मिलता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो ज्यादातर कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
आप खुद सोचिए ना, जब आप अपने घर से अपनी कार या बाइक लेकर के या स्कूटी या साइकिल लेके जाते हैं तो क्या आप हमेशा एक फिक्स स्पीड से चलते ही चले जाते हैं? नहीं। आप गली में देखते हैं कि यार गली में बच्चे खेल रहे हैं, भीड़ भाड़ है, तो मैं कहीं पर स्पीड ज्यादा भी रखता हूँ, कभी कभी स्पीड कम भी रखता हूँ। जब मैं हाईवे पे चला जाता हूँ, रोड एकदम खाली होती है, तब मैं देखता हूँ कोई है ही नहीं, चलो भाई 100 की स्पीड पे गाड़ी को बहुत तेज चलाओ, अब मुझे रोकने की जरूरत नहीं, स्पीड 100 रखता हूँ और चलता रहता हूँ, बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करता रहता हूँ। लेकिन अगर ऐसी जगह पर आ जाऊं जैसे शाम के वक्त मुझे घर लौटना हो, तो रास्ते में बड़ा सारा ट्रैफिक होता है, कहीं रेड लाइट होती है, कहीं पर ट्रैफिक धीरे धीरे खिसकता है, कहीं खाली रोड है, तो कभी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी आपको स्पीड कम रखनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी बराबर टाइम में ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेते हैं और कभी उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस तय कर पाते हैं। तो हमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जो मोशन जनरली देखने को मिलता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कर रहा कि कह रहा कि यूनिफॉर्म मोशन होता ही नहीं है, यूनिफॉर्म भी दिखेगा और नॉन यूनिफॉर्म भी दिखेगा। हम दोनों ही मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यही तो हमारा सिलेबस है, मैं इसी के बारे में तो पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म के बारे में समझेंगे, फिर बाद में हम डिस्कशन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। अभी तो सिर्फ मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना डेफिनेशन मैं आप लोगों को नोट्स में लिख करके दे ही दूंगा। चलिए भाई ठीक है, अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, एक सिंपल सी चीज। अब यहां पर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर ली, इसको हमने समझ लिया। अब देखिए, अब आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा। आप लोगों ने साइंस में देखा होगा, फिजिक्स में तो अक्सर कि ग्राफ बड़े ड्रॉ करने पड़ते हैं कि आप इस चीज का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखो यार, ग्राफ तो मैं अभी आपको ड्रॉ करना सिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ करोगे आप ग्राफ। एग्जाम में आपका टीचर आपको किसी भी चीज का बोल देगा चलो इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करो, लेकिन उस ग्राफ से पहले आपको कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आपको ठीक ढंग से जानना चाहिए। उन चीजों को जान लीजिए, फिर हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यार कई सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे पहली बार बतानी पड़ती है। जैसे इस चैप्टर में मैं आपको ग्राफ के बारे में कुछ बातें बता दूंगा अभी, अब जब अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब मुझे ग्राफ के बारे में कुछ नहीं बताना, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि कई चीजें फर्स्ट टाइम बतानी पड़ती है। तो अब वैसे अगर देखा जाए तो अब जो टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। किन का? ऑब्जेक्ट का। कौन से ऑब्जेक्ट? अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट, अभी हम देखेंगे किस किस के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको इन चीजों को समझना है क्योंकि कई बार टीचर अपनी समझ के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ग्राफ की अलग अलग चीजों को पूछ लेते हैं आप लोगों से। सुनिए अब ध्यान से। अब हम बात करते हैं, सिंपल सा एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, हम इसकी बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आखिर यार पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है, किसे कहते हैं। इससे पहले हम जरा ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, समझते हैं जरा। देखिए, आप लोगों ने ना जो ग्राफ देखे होंगे, अक्सर आप बोलते हैं सर हमने ग्राफ बनाए ऐसे ड्रॉ करते हैं हम तो ग्राफ को, इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स होता है और इधर माइनस का वाई होता है, और यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस तरीके के नंबर्स लिखे रहते हैं। हम ऐसे तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, एक सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो फिजिक्स के अंदर ना भाई दो चीजें होती हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। नंबर एक कांस्टेंट और नंबर दो वेरिएबल। कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो कभी भी नहीं बदलती, वो फिक्स हैं, वो अपने आप नहीं बदलेंगी, वो फिक्स रहती हैं। अगर आप किसी जगह पर हैं तो वहां पर वो फिक्स हैं। वो चीजें जिनकी वैल्यू नहीं बदलती वो कांस्टेंट है। जैसे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये तो कांस्टेंट है। वैसे ये बदलती है ऊपर नीचे जाने पर, लेकिन जहां जिस जमीन पर हम रहते हैं वहां पर आप हर जगह देखोगे तो उसकी वैल्यू ये फिक्स रहती है। तो आप बोलोगे अच्छा ये चीज कांस्टेंट है। तो फिजिक्स में एक चीज होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट आप जानते हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब दूसरी चीज होती है जो होता है वेरिएबल।
और वेरिएबल ऐसी चीजें होती हैं जो बदलती रहती हैं, जो बदल सकती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। इसका मतलब जो चीज कांस्टेंट है वो फिक्स है, और जो वेरिएबल होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, आप इन्हें वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सिंपल वे में समझाऊं, तो वेरिएबल्स वो हैं जो बदल सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब जब हम लोगों ने देखा तो वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। अब वो दो तरह के वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनके नाम से ही पता लग रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो डिपेंड करेगा किसी के ऊपर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो किसी पर भी डिपेंड ना करे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। भाई आप लोग अभी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप कुछ भी काम करते हो तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है, वही आपको पैसा देते हैं, वही आपको परमिशन देते हैं। तो आप बोलते हो ना, सर मैं तो डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन अगर मेरी बात करो तो मुझे अब अपने पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पैसा कमाता हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये चीज बस मैं वैसे समझा रहा हूँ। तो डिपेंडेंट वो जो दूसरों पर डिपेंड करे, और इंडिपेंडेंट वो जो दूसरों पर डिपेंड ना करे। ऐसे दो वेरिएबल्स होते हैं। मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए ये आपके पास आपका एक सर्कल है, और ये सर्कल का सेंटर है, और ये रहा सर्कल का रेडियस कितना, r। मैं आपसे कहूं कि भाई सर्कल का एरिया बताना जरा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सर्कल का एरिया है। अब मैं आपको रेडियस बता दूं कि 10 है, 20 है, 50 है, तो आप आराम से मुझे एरिया बता सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। अब मैंने ये कहा कि मैंने इस सर्कल को पकड़ा और इसका रेडियस बढ़ा दिया, चेंज कर दिया रेडियस। तो आप बोलोगे सर आप सर्कल का रेडियस अगर चेंज कर रहे हो तो भाई सर्कल बड़ा हो जाएगा, और क्या चेंज हो जाएगा? इसका एरिया भी तो चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर रेडियस भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेडियस भी वेरिएबल है और एरिया भी वेरिएबल है। लेकिन रेडियस मैंने अपनी मर्जी से चेंज किया, कम करूं ज्यादा करूं मेरी मर्जी है, मैं किसी से पूछ नहीं रहा। तो मेरे लिए जो रेडियस हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी के ऊपर रेडियस डिपेंड नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा हूं कम करूं या ज्यादा। लेकिन अगर तुमने रेडियस को बढ़ा दिया तो ध्यान रखना एरिया भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि एरिया किस पर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर। तो आप बोलोगे सर रेडियस भी वेरिएबल है, एरिया भी वेरिएबल है, मगर एरिया ऐसा वेरिएबल है जो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं एरिया को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलूंगा यहाँ पर, और रेडियस को इस केस में मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहूंगा। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो ये दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन एक डिपेंड करता है दूसरे पर, तो ये रहा डिपेंडेंट, और ये वाला कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए ठीक है, हमने बात कर ली कि एक कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये वेरिएबल्स होते हैं। अब सर हमें ये क्यों बता रहे हो? एक्चुअल में हमें ना ये ग्राफ प्लॉट करना है, और मेरा जो टॉपिक है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे प्लॉट करना है। तो भाई एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हम एक एक्सिस के ऊपर पोजीशन रखते हैं और एक एक्सिस पर टाइम रखते हैं। तो इसका मतलब यार एक एक्सिस पे आप टाइम को प्लॉट करोगे और एक एक्सिस पे आप पोजीशन को रखोगे, तो ऐसे ग्राफ में जिसमें एक एक्सिस टाइम बताएगी, एक एक्सिस पोजीशन बताएगी, उसी ग्राफ को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। कई जने पोजीशन नापने के लिए डिस्टेंस नापते हैं, डिस्टेंस। भाई मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके घर के अंदर दरवाजा भी तो होगा जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो बैठ के, क्या पोजीशन है दरवाजे की? तो आप बोलोगे सर मैं चेयर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ और दरवाजा मुझसे 10 मीटर की दूरी पर है या 5 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे 5 मीटर दूर अगर दरवाजा है तो आप अपने पास से दरवाजे की क्या बता दी? पोजीशन बता दी। तो पोजीशन के लिए हम डिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार हम पोजीशन के लिए डिस्टेंस बता सकते हैं, वैसे तो जनरली डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है। तो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे इस वाली एक्सिस में और इस वाली एक्सिस पे, एक एक्सिस पे टाइम रखना पड़ेगा और एक एक्सिस पर डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है सर कौन सी एक्सिस पे टाइम रखूं और कौन सी एक्सिस पर डिस्टेंस? तो याद रखना भाई, जब कभी भी आप दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा उनमें से एक चीज जो होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और एक चीज होगी डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एक्स एक्सिस पे रखोगे और ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल आप किस पे रखोगे? वाई एक्सिस के ऊपर। ये ध्यान रखना, फिजिक्स में जनरली हर जगह पर ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब टाइम और पोजीशन में कौन इंडिपेंडेंट है? तो टाइम इंडिपेंडेंट है। क्या टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या?
क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसको तुम बदल दोगे, घुमा दोगे तो टाइम को तुम कम और ज्यादा कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, टाइम तो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, टाइम तो हमेशा चलता रहेगा। इसका मतलब टाइम हमेशा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ऑलवेज, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं अभी। और पोजीशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे? एक कार है, मैं लेके चला रहा हूँ उसको, अब मैंने चलाना स्टार्ट किया, मैंने उससे 10 मिनट चलाया तो 10 मिनट में मैं 10 मीटर दूर चला गया। अब अगर कोई बोले यार मुझे 5 मिनट और दे दो, मैं और दूर चला जाऊंगा, तो इसका मतलब है कार की पोजीशन क्या है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। कार चलाने वाले को जितना टाइम मिलेगा वो उतनी दूर कार को लेके चलाता जाएगा। तो वो बोलेगा यार मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतना डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, मैं उतनी दूर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब इस टाइम पे डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर मैं इस वाली एक्सिस में और इस वाली एक्सिस में पूछूं कि टाइम रखूं, तो आप बोलोगे सर आप इस वाली एक्सिस पे टाइम को रखो, क्योंकि आपने कहा कि इस एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है। लेकिन टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, तो आप टाइम नेगेटिव नहीं होता तो आप पीछे क्यों जा रहे हो? इसलिए मैं ये पीछे वाली एक्सिस को क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूं, हटा दूंगा कि भैया मैं ये ड्रॉ ही नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इस वाली एक्सिस पे डिस्टेंस रख दूं तो क्या डिस्टेंस नेगेटिव होता है? आप बोलोगे नहीं सर डिस्टेंस भी कहाँ नेगेटिव होता है, इसे भी मत बनाओ, हटाओ इसको। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा इसका मतलब फिजिक्स में हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तरफ हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस लिख देंगे या पोजीशन लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, टाइम, और फिर इनके बीच में क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। अच्छा लेकिन अगर ये डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट होता तो याद करो कल की क्लास में पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा जा सकता था। पोजीशन के केस में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो भी ये पूरी लाइन भी बन सकती थी। तो इसका मतलब ये अगर ये डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपको सिर्फ ऊपर ही ग्राफ बनाना है। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो ग्राफ नीचे भी जा सकता है। लेकिन अभी अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो मुझे ग्राफ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, ये राज की बात तो नहीं है, ये बात एक्चुअल में ऐसी है कि टाइम भी नेगेटिव हो सकता है। अब आप सोचोगे सर टाइम नेगेटिव हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक्चुअल में भाई वो नेगेटिव टाइम होने का एक अलग सेंस होता है, उसका एक अलग मतलब होता है कि नेगेटिव टाइम का मीनिंग क्या होता है। उसका एक मीनिंग है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव टाइम का मतलब क्या होता है, हम बात करेंगे। वैसे टाइम को हम नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन नेगेटिव टाइम का एक सेंस बनता है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। अब यहां तक की बात आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार से फिजिक्स में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। इधर अगर मैं पोजीशन ड्रॉ करता हूं और इधर टाइम ड्रॉ करता हूं तो मैं इस ग्राफ का नाम रख दूंगा पोजीशन टाइम ग्राफ। आगे आप देखना मैं इस वाली एक्सिस पर स्पीड ड्रॉ करने वाला हूं आगे वाले टॉपिक में, और इधर टाइम लिख दूंगा, तो आप बोलोगे इस वाले ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखूं और यहाँ पर टाइम ले लूं तो आप इसे बोलोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो मैं यहाँ फोर्स ले लूं और यहाँ टाइम ले लूं तो आप क्या बोलोगे, फोर्स टाइम ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपको रटना नहीं है, वो नाम लिख के देंगे। एक एक्सिस पर आप फोर्स या वेलोसिटी या स्पीड ले लेना और एक एक्सिस पे आप टाइम ले लेना। आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे ग्राफ ड्रॉ करना आप सीख जाओ। तो ये चीजें थी हमारे पास कि ग्राफ को हम इस तरह से, ये चीजें हैं जो हमें जाननी है। अब ये बातें सिर्फ आपको सुननी थी, जाननी थी। अब आप सोचोगे आपसे पेपर में ये कोई पूछेगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ये सब नहीं पूछते। आपसे सीधा सवाल या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके कंसेप्ट समझे जाएंगे कि आपको ये चीज का ग्राफ आता है ड्रॉ करना। तो ये ग्राफ की कुछ बेसिक बात थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा एक चीज और बता दूं, बस ये, फिर हम अगली क्लास से इस ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे कि आखिर सर टाइम नेगेटिव होने का मतलब तो कहानी समझ ही नहीं आ रही है, क्या मतलब है इस चीज का। चलिए एक काम करते हैं, हम इस नेगेटिव टाइम का लॉजिक ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं।